अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा, आज की सबसे बड़ी खबर, इंडिया और अमेरिका टैरिफ वॉर ख़त्म। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान हो गया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी ऐलान हो गया है। अब ये टैरिफ वॉर ख़त्म हुआ है। ये लोग तो कह रहे हैं कि ट्रेड डील हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये ट्रेड डील नहीं है बल्कि टैरिफ डील है। और टैरिफ डील भी आप कह सकते हैं या इसको सरेंडर कह सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का मेरे हिसाब से सरेंडर प्रोग्राम हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था वही हुआ है। वेनेजुला का निकोलस मडूरो से भी चाह रहा था, और उसने सरेंडर नहीं किया तो उसको उठा के ले आया। ईरान को भी चाहा कि सरेंडर करें तो वो पार्शली सरेंडर हुआ है। और समझ जाइए कि इंडिया जो है वो भी पार्शली सरेंडर हुआ। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इस पे बात करते हैं। और इसके बाद जो है क्रिकेट में जो है वर्ल्ड कप आने वाला T20 का, तो इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी राइवलरी चल रही है। और पाकिस्तान ने जो है ऐलान कर दिया है कि 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है श्रीलंका में वो हम नहीं खेलेंगे। और बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है तो उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपसे शेयर कर देंगे। और ईरान और अमेरिका की जंग का क्या मामला है तो उस पर भी बात करते हैं। क्यूबा के ताल्लुक से क्या है, और यूएई का बहुत ही ख़तरनाक किरदार जो है सामने आया है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो होगा तो मैं आपको आर्टिकल जो शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। तो पहले ईरान के ताल्लुक से मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जंग जो है रुक गई है, पॉज है समझ जाइए। और अभी ईरान में और अमेरिका में दोनों के नुमाइंदों में बात होनी है। और बात कब होगी तो समझिए कि जुमा को शुरू होने वाली है। और कहाँ पे तो तुर्की में, अंकारा में या इस्तांबुल में, ज़्यादा चांस है अंकारा में बात हो। अब बातचीत में होगी क्या? तो अब ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर डील पर जो है वो हम बात करने के लिए तैयार हैं, कि हम वादा कर देंगे, लिख करके भी दे देंगे कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और इसके बदले में वो उसको सैंक्शन हटाना पड़ेगा। और अगर सैंक्शन लगाएगा ही तो फिर हमको होगा तो न्यूक्लियर बम भी बना लेंगे। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ख़त्म नहीं करेंगे, उसको जो है सिविल पर्पस से यूज़ करने के हद तक उसको इनरिच करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे जितना में न्यूक्लियर बम बन जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो इनरिच मटेरियल हमारे पास है, जिससे तकरीबन 1-2 बम बन सकते हैं, उसको हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। नंबर 3, मिसाइल प्रोग्राम को हम स्टॉप नहीं करेंगे, अन्ना जो बना हुआ उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और नंबर 4, प्रॉक्सीज को जो फंडिंग की बात है, सपोर्ट की बात है, तो ये गलत इल्ज़ाम है हम पर कि हम जो सपोर्ट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, उसमें कोई बात नहीं होगी। तो सब लोग जानते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह को, यमन वगैरह को, लेकिन वो कहते हैं हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमारा मोरल सपोर्ट है। तो अभी देखिए कि ईरान वालों ने मांगा है कि अमेरिका का क्या मुतालबा है वो सामने आ जाए, फिर हम देखेंगे कि मुतालबा देख करके कि इनके साथ बैठा जा सकता है या नहीं। तो अगर वो मिसाइल प्रोग्राम वगैरह रहेगा तो हम बैठेंगे ही नहीं। और बकिया तो मेरे हिसाब से समझ जाइए कि ये मिसाइल प्रोग्राम के बारे में समझिए कि ईरान कभी नहीं मानेगा। बकिया न्यूक्लियर बम वगैरह के ताल्लुक से मान जाएगा कि ठीक है आप कहते हैं तो हम नहीं बनाते हैं, और उसके बदले में सैंक्शन वगैरह हटा दीजिए। और इसी पर जो है इन लोगों का 2015 में हुआ भी था, पूरी दुनिया के गारंटी के साथ ये P5+1 यानी 6 ममालिक गारंटी लिए थे, चाइना, रशिया, अमेरिका और फिर जो फ्रांस, यूके और जर्मनी। तभी देखिए इसमें वेट एंड वॉच है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो कोई भरोसे का आदमी है नहीं, इधर बात भी चल रही होती है और इधर जो है वो बमबारी भी कर देता है, वो नहीं करता है तो वो इजराइल कर देता है।
इससे पहले जो हुआ था तो बातचीत जारी थी और हो गया था, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मताला करेंगे तो देखिए इस तरह के बारूद के ढेर के सामने बैठ जाने के बाद कोई अगर गलती भी हो जाती है ना तो उससे जंग छिड़ जाती है और बदगुमानी फैल जाती है। अब ये समझिए कि यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ईरान वाले, यहाँ पर इसका जो है बहरी बेड़ा वगैरह है, तो अब यहाँ पर अगर कुछ गलती से भी कुछ हो जाए तो फिर कहेंगे ये जानबूझ के अटैक कर दिया है, तो फॉरेन रिटेलिएशन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था आप देख लीजिए कि एक जो है शहजादा था, वो घूमने आया, उसको किसी ने मार दिया, लिहाजा वो जंग हो गई। तब जंग तो ऐसे नहीं होगी, वो तो पूरे बारूद के ढेर पे पहले से बैठे हुए थे, बस चिंगारी लग गई, एक शहजादा की मौत जो है। तो यहाँ पे भी जो है ये इस तरह जंग के बिल्कुल करीब आ जाना जो है हर वक्त खतरे की घंटी रहती है कि कोई जानबूझ करके भी शुरू कर सकता है और हो सकता है कि कोई गलती से भी आग लगा दे। बाकी यार डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में तो अभी नहीं है ईरान से लड़ाई, ईरान का नुकसान बहुत होगा लेकिन अमेरिका भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहा है कि धमकी वगैरह से ही काम चल जाए तो अच्छा है, वरना जो है ईरान जो है हमको भी ले डूबेगा, क्योंकि ईरान इस बार बर्दाश्त करने के बिल्कुल ही मूड में नहीं है। वो बिल्कुल कह रहा कि इस बार जो है कोई भी हमला हो, छोटा बड़ा, हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बार वो बार बार कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह मत समझना कि हम तुमको बता के हमला करते थे, लिमिटेड हमला करते थे, जानबूझ करके जो है कैजुअलिटी को बचाने की कोशिश करते थे, सिंबॉलिक हमला करते थे। इस बार जो है मारने की कोशिश करेंगे, कम से कम 500 अमेरिकन फौजी की जान लेंगे। तो ये खुद ईरानी मीडिया वाले बोल रहे हैं, ऑफिशियल बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, इवन के अब्बास अराक्ची भी बोल रहे थे कि इस बार सिंबॉलिक नहीं होगा। तो पिछली मर्तबा जब ये मामला हो रहा था, ईरान ने अमेरिका इस पे जो है उदैद एयरबेस पे हमला किया था, उसी रात मैं बोल दिया था कि ये बता के हमला है, ये सिंबॉलिक हमला है, ये मैच फिक्सिंग हमला है। या फिर इजराइल पे भी होता था तो मैं बताता था कि वो 12 दिन के जो जंग है उसको छोड़ करके जो उससे पहले 2-3 मर्तबा हुआ था वो सब सिंबॉलिक था। तो लोग आकर के हम लोगों को जो है बड़ा बुरा भला कहते थे कि नहीं आपको ईरान से दुश्मनी है, ये है वो है, देखिए यहाँ पे तबाही मचा दी है, वहाँ पे ये कर दी है, वो कर दिए। और आज जो है वो खुद बात साबित हो रही है, तो कोई आकर के जो है ये नहीं कह रहा नहीं हम लोग गलत थे, आप सही थे। तो ये खुद बता रहे हैं कि भाई पिछली बार की तरह नहीं होगा, इस बार रियल हमला होगा। तो उसका मतलब यह कि पिछली मर्तबा जो है वो जो नुमाइशी हमला था, अब वो भी अच्छी बात थी, अगर वो उनके पास हिम्मत नहीं थी लड़ने की तो ठीक है नुमाइशी हमला करें। बकिया मेरा जो असेसमेंट है, मैं बताया कि ईरान के जो है जब यहाँ पर जीत बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जीत नहीं है, ये ईरान की हार ही है एक लिहाज से, कि अमेरिका के कहने पर जो है न्यूक्लियर बम बनाए ना बनाए, अपने फतवे के बेस पर बनाए ना बनाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन अमेरिका के डिक्टेशन पर बनाए ना बनाए तो ये तो सरेंडर ही है ना एक क्लास अमेरिका का। अमेरिका ने 3 बात का, 2 एक मान लिए 2 नहीं माने, तो ये सरेंडर नहीं हुआ क्या? आप कहिए कि कोई बात नहीं मानते, तुम अगर बम बना सकते हो तो हम भी बनाएंगे, तब ना सरेंडर नहीं होगा, वरना जो है कुछ बात मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे तो ये सरेंडर नहीं है क्या? और मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा सरेंडर ये है कि इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद और इतने सालों से होने के बावजूद, 40 साल से समझिए 45 साल से इस्लामी हुकूमत है, और गज़ा में जो है 20,000 बच्चे मार दिए गए आंखों के सामने, और ये लोग कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। तो उनके लिए जंग करते तब जो है ये हीरो कहलाते। डिफेंसिव जंग तो आप तो परिंदे को भी मारेंगे तो वो भी डिफेंस करने लगते, कबूतर को भी कॉर्नर करेंगे तो वो भी छटपटाना शुरू कर देते। तो डिफेंसिव जंग तो कोई भी लड़ता, अफगान लड़े हैं, ये लड़े हैं, हर आदमी डिफेंसिव जंग लड़ता है। तो ये हाँ, वहाँ पर जब फ़लस्तीन के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए अगर लड़ते, मैदान में कूद जाते, और जब इजराइल से जंग शुरू हो गई थी तो उसको जारी रखते यहाँ तक कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिल जाती, या फिर इजराइल जुल्म से बाज आने के लिए जो है वादा करता, तब जा कर के ये इस्लामी हुकूमत कहलाती और ये गैरतमंद कहलाते। बाकी सब पूरे ही बेगैरत हैं। एक तो ये बात है मेरा।
सीरिया में जो है आप देखेंगे कि कल मैं आप लोगों को बताया था, इराक के ताल्लुक से भी बताया था, तो इराक में अभी समझिए कि गुफ्तगू जारी सारी है नूरुल मालिकी के बारे में लेकर के। जब वो बन जाएंगे तो फिर उस और थोड़ा तफसील से बताएंगे। सीरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीरिया में अहमद अशरा को जो है बड़ी कामयाबी मिली है और अब पूरा सीरिया एक हो गया है, वरना मुख्तलिफ जगह पे जो है मुख्तलिफ लोगों की हुकूमत होती थी, इधर SDF के, इधर इसके, इधर से, और इधर जो हुकूमत थी कुर्दों की वो अमेरिका के बदौलत थी। अब अमेरिका ने भी हाथ उठा दिया तो ये जा कर के खदेड़ दिए पूरा। इधर से में अलवाइट्स की थी, सब इधर सब एक हो गया। बस इधर इजराइल ने जो थोड़ा सा कब्जा किया वो बरकरार है, बाकी पूरा सीरिया एक हो गया। अब इस जंग में जो है अमेरिका ने अपनी इत्तेहादी को भी साथ नहीं दिया और अहमद अशरा को बिल्कुल जो है फ्री हैंड दे दिया कि जाओ, तो पूरा सीरिया एक हो गया एकदम। और फिर तुर्की के भी जो है 10 उंगली जो है घी में है कि उसका जो मेन टेंशन था वो दूर हो गया एकदम। वरना जानते हैं तुर्की का जो मेन मसला है कि तुर्की में भी जो है कुर्द लोग बहुत हैं। तो तुर्की के जो कुर्द फाइटर है वो तो उसका जो लीडर था ओजलान, उसने तो पहले कह दिया था भाई तुम लोग हथियार डाल दो, ये सब मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन तुर्की को जो है असल में सीरियन कुर्द से ज़्यादा टेंशन होता था। वो इस वजह से कि यहाँ के जो भी बड़े लीडर होते थे वो कार्रवाई करके यहाँ भाग आते थे और यहाँ वो पकड़ में नहीं आते थे तुर्की से, फिर यहाँ पे प्लानिंग करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करके फिर यहाँ भाग आते थे। तो परेशान तुर्की वाले। तो अब यहाँ पे भी सफाई हो गई है, यहाँ पे भी सफाई हो गई है। और ये इराक वाले जो कुर्द लोग हैं वो तुर्की से जो है मिल करके चलते हैं, तो इस लिहाज से जो है इराकी तुर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ईरानी तुर्क जो है उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये सीरियन वाले से तुर्की को बड़ा प्रॉब्लम था। तो अब यहाँ पे जो सफाई हो गई है तो तुर्की का बॉर्डर बिल्कुल सेफ हो गया इस लिहाज से। अच्छा, एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ये जो ईरान से लड़ाई है तो इसमें तुर्की भी चाह रहा है कि ईरान थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो ये हमारा बॉर्डर सेफ हो जाए और यहाँ पे हम बफर जोन बना लें, सब अपने अपने जो है रोटी सेकने के चक्कर में। लेकिन आज का मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये सवाल करना चाह रहा था या जवाब आपको देना चाह रहा था कि अमेरिका क्यों चाह रहा है कि अहमद अशरा की यहाँ पर सॉलिड हुकूमत आ जाए और वो उसने अपने जो है इत्तेहादी के भी पीठ में छोरा घोंप दिया। तो ये देख लीजिए कि मेन मसला ये है कि अमेरिका यहाँ से आउट होना चाहता है अभी, सीरिया से भी और इराक से भी, लेकिन कंट्रोल भी चाहता है। अब इराक में कंट्रोल उसने ऐसे रखे हुआ है कि यहाँ पे जितने भी तेल वगैरह है उसके बेचने के बारे में उसने कायदा कानून लगाए हुए हैं कि ये जो भी तेल है तो कोई भी ख़रीदेगा यहाँ से ऑयल तो उसका पेमेंट जो है वो डॉलर में करेगा नंबर 1। अब वो पहले डॉलर जा कर के अमेरिकन बैंक में जमा होगा, इराक का पैसा, और फिर इराकी गवर्नमेंट जो है अमेरिका से वो मांगेगी कि हमको इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, हमको इतना पैसा दीजिए। तो फिर अमेरिका कहेगा अच्छा ठीक है, इतना पैसा इसको दे दे, इसको पैसा इतना दे दे, इसको पैसा इतना दे दे, अपना ही पैसा इराक का, और वो हाथ फैला कर अमेरिका से मांगता है और अमेरिका। तो इस तरह अब अमेरिका जो है इराक पे कंट्रोल चाहता है, रखे हुआ समझिए। ये समझिए अभी तक यही निज़ाम चल रहा। वेनेजुला में भी यही निज़ाम ला रहा कि हम वेनेजुला का तेल बिकेगा, इंडिया खरीद सकता है, लेकिन इंडिया जो है पेमेंट किसको करेगा, डॉलर में करेगा। वो पैसा जमा होगा अमेरिका में और अमेरिका फिर अपने हिसाब से वो वेनेजुला हुकूमत को दे, और जब तक बात मानेंगे तब तक देता रहेगा, नहीं बात मानेंगे तो नहीं देगा। तो ये अब सीरिया में मेरे हिसाब से जो है अमेरिकन पॉलिसी ये है कि यहाँ पर जो है अहमद अशरा की हुकूमत को मजबूत कर देते हैं, बिल्कुल सॉलिड कर देते हैं। और यकीनी बात है किसी से भी आपको ताल्लुकात बनाने रहते हैं तो गिव एंड टेक का मामला रहता है। तो अहमद अशरा को कुछ देंगे तभी तो वो आपको वफादार होगा। तो चलो यहाँ पर जो है जो SDF की हुकूमत थी उसको हम साथ नहीं देते हैं, अब पूरा सीरिया को तुम यूनाइट कर लो, कोई मसला नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारे ऊपर से जो इकोनॉमिक सेंक्शन वगैरह भी हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें बस पॉलिटिकल थोड़ा सा लगा के रखते हैं
क्योंकि अमेरिका की निगाह में 4 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री है। यानी एक है क्यूबा, ये जो है हवाना, इसको वो मानता है, एक ये जो है नॉर्थ कोरिया को मानता है, और एक ईरान को मानता है, और एक सीरिया को मानता है। तो वो अभी तक रखे हुआ है। तो अब यह है कि अमेरिका की यह है कि इससे अहमद अशरा से अच्छी हुकूमत कायम हो जाए, इसको जो है डेवलप किया जाए, इसको जो है ताकतवर किया जाए, इसको कंसोलिडेट किया जाए, एक थोड़ा मजबूत भी बनाया जाए। बदले में सिर्फ ये क्या करे, बदले में सिर्फ ये जो है अच्छा बच्चा बन जाए। और अच्छा बच्चा बनने का मतलब क्या है कि इज़राइल के मफादात का ख्याल रखे। और इज़राइल के मफादात का कैसे ख्याल रखें, तो कहा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इजिप्ट रखा है, जैसे जॉर्डन रखता है, वैसे आप भी हो जाओ। तो ये आप समझिए। तो अब इजिप्ट से जो है जान गया कि जंग लड़ते हैं, लेकिन ये जो है हरा तो देते हैं, लेकिन खतरा बाकी रहता है। इजिप्ट में दम बहुत है, तो इसको जो है जहर दे के नहीं मारा जा सका था, गुड़ दे के मार दिया गया। हर साल अमेरिका इसको पेमेंट करता है 3 बिलियन के करीब। लो पैसा फ्री में, वुमेन राइट्स कुछ भी वायलेट करो, पैसा तुमको मिलेगा। क्यों मिलेगा? इज़राइल के लिए तुम खतरा नहीं बनना। तो कितना अच्छा बच्चा बन के रहता है। जॉर्डन को देख लीजिए, बादशाह जो है कायम है किस वजह से? अमेरिका की वजह से। तो इसी तरह से जैसे इजिप्ट अच्छा बच्चा है, जैसे जॉर्डन अच्छा बच्चा है, इसी तरह सीरिया भी अच्छा बच्चा बन जाए, क्या प्रॉब्लम है? जब तक जो है इज़राइल के मकासद जो है पूरे नहीं होते, तुम लोग दुलारे हो, तुम लोग डांट रहे हो, तुम लोग की वैल्यू है, तुम लोग को पैसा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, व्हाइट हाउस का दरवाज़ा खुला रहेगा। तो ये अभी समझ जाइए। तो ये अमेरिका की जो है नवाजिशें जो है वो इस लेवल पे है, और ये मुतालबा है अमेरिका का कि हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए इजिप्ट से क्या दुश्मनी, जॉर्डन से क्या दुश्मनी, ऐसे ही आप भी फलो फूलो। बस ये है कि इज़राइल के लिए ख़तरा ना बनो, इज़राइल के लिए कोई आवाज़ उठे उसको दबा दो, बकिया तुम तरक्की करो। लेबनान का भी यही मसला रहेगा। इवन कि अभी जो पाकिस्तान का भी जो मामला है, आप देखिएगा यही है। अभी देखिए वहाँ पर जो है गज़ा का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर रहा है वो लोग। अब पाकिस्तान की अहमियत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और अब इंडिया के जो है वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान से आप देखेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया, लेकिन आप देखेंगे कि चाइना को प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि अभी आप देखेंगे कि पीस एकॉर्ड में जो है बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान गया था, उससे पहले जो आसिम मुनीर साहब 3 मरतबा गए, शहबाज शरीफ, ये वो। तो पाकिस्तान का अगर अमेरिका की तरफ झुकाव हुआ तो चाइना को प्रॉब्लम होना चाहिए था। चाइना कहता नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत है। तो उसको मालूम था कि ये जो है वक्ती है, ये सिर्फ फ़लस्तीन के हद तक जो है इसकी ताल्लुकात है, बकिया जो है अमेरिका और पाकिस्तान ये नेचुरल इलाज है ही नहीं, ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम देखेगा ईरान के बाद जो पाकिस्तानी की तरफ आना है। तो ये समझिए कि सिर्फ गज़ा के जो है वो फ़लस्तीनियों का सौदा करने के लिए इन लोगों को लेवरेज दी गई थी। तो ये इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि मुसलमान हुकूमतों की जो भी जो है अहमियत है अमेरिका की निगाह में, वो उसी वक्त तक है जब तक दूसरे मुसलमानों की बारी आई हुई है और इनसे खामोशी का मुतालबा है। वरना जो है ये दहशतगर्द हो जाते हैं और ये हो जाता है। तो जो भी इनके जो है, चाहे कतर हो या सऊदी हो या यूएई हो या ओमान हो या यमन हो या तैयब मर्दगान हो, किसी की भी हो, जब तक जो है 10-20 मुसलमान है उसमें से एक का नंबर है और उस नंबर में जो है अमेरिका का साथ है, तब तक आपकी वैल्यू है। चाहे वो सद्दाम हुसैन का नंबर था या फिर अफगानिस्तान का नंबर था या फिर लीबिया का नंबर था, तो या फिर बशार असद का नंबर था, आप साथ हैं तो ठीक है, आपके आओ भगत है, वाइट हाउस में कुछ आपकी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे ही वो जो है वो टारगेट पूरा हो गया तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये मुसलमानों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है अमेरिका की निगाह में, वेस्ट की निगाह में, ये बात आप समझ लीजिए।
तेल वगैरह दौलत की वजह से ये है, लेकिन वो जानते हैं कि ये इनके तेल के क्या, जब चाहे हम इनके रिजीम ही उलटते हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं है। हाँ, वैल्यू देना पड़ता है क्योंकि इनका सपोर्ट चाहिए, इनकी हमदर्दी चाहिए इन्हीं के भाई को मारने के लिए, वरना वही सब लोग मिलकर रोने लगेंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। तो ये देख, अभी ईरान का नंबर आया है तो सब के आओ भगत शुरू हो जाएगी। तैयब अर्दगान की भी बहुत अहमियत है, मोहम्मद बिन सलमान की भी बहुत अहमियत है, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की भी बहुत अहमियत है, तो अब्दुल फत्ताह सीसी की अहमियत है, तो जो है किंग अब्दुल्ला की अहमियत है। जैसे ये हो जाएगा फिर कम। आप देख लीजिए ना कि इन लोगों की कितनी अहमियत है कि फ़लस्तीन के मामले में एक मुल्क कुछ नहीं कर सका बोली वचन के अलावा। तो ये सब लोग अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में हैं और अपने भाई के खून के बदौलत थोड़ी सी इज्जत कमाते हैं। अपने भाई के खून बर्दाश्त करो तो तुमको हम कुछ इज्जत दे देंगे, साथ जाओगे तो फिर हम पीट देंगे। इसीलिए किसी का भी मामला आएगा देखिएगा ये लोग जो है मीडिएटर बनने की कोशिश करते हैं। फ़लस्तीन के मामले में ये लोग जो है फ़रीक के बजाय आप मीडिएटर बन गए, फ़रीक के बजाय आप सालसी बन गए, तो ये इन लोगों का जो है एक कदम पीछे हटने ही वाला मामला है। अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे बुरा रोल जो निभाया है वो यूएई ने निभाया है। यूएई के बारे में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो वो तो अजीब ही मामला है। मैं थोड़ा सा आर्टिकल आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैं इसी से सिमिलर आर्टिकल पढ़ा था लेकिन ये लेटेस्ट आर्टिकल है। देखिए, ए डिजिटल वॉर रिवील्स फुल स्केल ऑफ यूएई सऊदी रिफ्ट। सऊदी में है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और मोहम्मद बिन सलमान में अभी लड़ाई चल रही है और इन दोनों की लड़ाई जो है काफ़ी तल्ख हो गई है। टू गल्फ स्टेट्स दैट्स वंस enjoyed close ties are now locked in a battle of narrative, signaling a regional realignment from Red Sea to the Horn of Africa। तो ये पूरा जो है तो शिफ्टिंग अलायंस, ये देखिए इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात वगैरह। तो ये आर्टिकल आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। तो ये समझ जाइए कि यूएई जो है वो इख्वानुल मुस्लिमीन का बहुत बड़ा दुश्मन। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो अब यहाँ पर अब अरब स्प्रिंग आया और हस्नी मुबारक की हुकूमत को लड़ दिया गया और फिर उसके बाद जब इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत कायम हुई तो उसको ख़त्म करने में सबसे अहम रोल यूएई का था। और यूएई जो है इजिप्ट में भी तबाही मचाया, अब्दुल फत्ताह सीसी को ला करके बैठा दिया, और फिर लीबिया में भी जो है इसने तबाही मचा। खलीफा हफ्तार को इसी ने बैकिंग दिया। और अभी सूडान में भी जो है जो तबाही है सिविल वॉर वो उसमें इसी का रोल है। यमन में भी जो है वो ये इसी का रोल है। और आप समझिए कि यहाँ से सोना जाता है और यहाँ से फिर हथियार आता है और फिर खलीफा हफ्तार को जाता है और खलीफा हफ्तार से फिर सूडान आता है, अपना अच्छा बच्चा बन के रहता है। यूएई को ऐसा बना के सजा के रखा है कि वो समझिए कि वो जो है अनसीन पिंजड़े में सारे लोग बंद हैं। आप एक लफ्ज़ हक बात नहीं बोल सकते, बस ऐश कीजिए, कमाइए, खाइए। सोचने पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है। बस आप समझिए कि रियल इस्लाम जो है उसके लिए वो जो है एक सम्य कातिल बन गया, उभरने ही नहीं देता है। और सबको डर था कि यहाँ पर अगर ट्रू इस्लाम अगर आ गया तो फिर वो जंगल के आग तरफ फैल जाए, तो क्रश कर दिया गया। फिर यहाँ पर जो है फ़लस्तीन वगैरह में भी क्रश कर दिया जाता है। फिर इससे भी उसका सब्र नहीं हुआ तो इजराइल ही से हाथ मिला लिया जा करके 2020 में अब्राहम एकॉर्ड कर लिया जा करके। और अब जो है दोनों मिल करके जो है वो ईरान को जो है वो काउंटर करने में लगा हुआ है। अब इसमें जो है बीच में जो है वो इसके अज़ाइम और बुलंद हो गए और वो पांव फैलाना शुरू कर दिया कि इजिप्ट से फिर लीबिया से सूडान से फिर जो है यमन से फिर सोमालीलैंड में। तब MBBS का जो है दिमाग खराब हुआ, ये तो कुछ और ही मामला कर रहा है, ये तो हमारा घेराव कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर के। तो ईरान बार बार समझा रहा है कि भाई असल दुश्मन हम लोगों का जो है
वो ये है इजराइल, तो आओ हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन ईरान की भी गलती थी, जब उसका सुनहरा दिन था, ये सारे लोग जो है सिविल वॉर में जो है चपेट में थे, तो ईरान जो है प्रॉक्सी वॉर को जो है फंड कर रहा था। इराक में जो है आपसी में मुसलमानों से लड़ाई कर रहा था, सीरिया में आपसी में मुसलमानों से लड़ाई कर रहा था, यमन में आपसी में जो है लड़ाई हो रही थी। तो इस लिहाज से जो है जब उसका अच्छा दौर था, तो ये नहीं कि जो है सबको बैठा करके प्यार मोहब्बत से ये कराते, तो वहाँ पर सिविल वॉर शुरू कराए हुए थे। और अब जब उसकी बारी आ गई है, तो फिर तो वही मामला रहता है कि जो कमज़ोर होता है उसको दीन याद आ जाता है, और जो मजबूत रहता है वो ताकत का जो है नशे में आ जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा इशारा दिया कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए अभी जो है सबसे ख़तरनाक अगर कोई लीडर है तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। अब इंडिया का जो मामला हुआ है, तो ये टोटल सरेंडर हो गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तभी देखिए मोहम्मद बिन सलमान को कोई मुंह नहीं लगा रहा है, तो वो भागा भागा जो इंडिया की तरफ आ रहा है। इंडिया, यूएई और इजराइल और अमेरिका, I2U2 अलायंस। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया पर से टैरिफ जो है 25% से घटा करके 18% कर दे रहे हैं। और यह है बदले में इंडिया क्या करेगा, इंडिया जो है हमारे ऊपर से भी टैरिफ ख़त्म कर देगा, बिल्कुल ही ना के बराबर कर देगा। तो हम जो है 25 से 18 कर देंगे। नंबर 2, $500 बिलियन के कदर जो है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा। 500 बिलियन यानी खरीदेगा, क्या खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो ऑयल खरीदेगा हमसे, फिर एनर्जी जो है टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह खरीदेगा। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा तो यहाँ का तो किसान मर ही जाएगा। और फिर ऑयल खरीदेगा, और ऑयल में जो है वो वेनेजुला का ऑयल खरीदेगा। इंडिया अमेरिका भी खरीद सकता है, वेनेजुला का भी खरीद सकता है। अब ये चीज़ तो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल गलत है, ये मॉरली तो बिल्कुल ही करप्ट वाला मामला है कि अमेरिका ने कहीं से का तेल चोरी किया है और वो चोरी का तेल आप खरीद रहे हैं, तो ये तो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। वेनेजुला का तेल तो हराम है खरीदना अमेरिका के ज़रिए से, तो इंडिया कैसे खरीद रहा है, मोरल इसकी क्या जवाब है मुझे समझ में नहीं आता। तो एक तो ये है कि इंडिया ने वादा किया है कि हम आप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, यानी आपका सामान यहाँ जो चाहे यहाँ आप बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर 2, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे 500 बिलियन के बकदर, और उसमें से जो है किसमें यानी हम जो है आपसे एनर्जी खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदेंगे, यानी फाइटर जेट वगैरह खरीदेंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, तो हम 7% तुम्हारे ऊपर से टैरिफ ख़त्म कर दे रहे हैं। और इंडिया ने वादा किया कि जो है चलिए आप कहते हैं तो हम रशिया से भी जो है ऑयल ख़रीदना बंद कर देंगे। कहा वेरी गुड, यही तो मैं कब से तुमको कह रहा था, तुम मान ही नहीं रहे थे। अगर ये जो है तुम रशिया से वादा करो कि तुम नहीं खरीदोगे, तो तुम्हारे ऊपर जो एडिशनल 25% टैरिफ है वो ख़त्म कर देंगे। तो 25% जो एडिशनल टैरिफ था, तो वो तो रशिया से ख़रीदने की वजह से था। रशिया से बोल दो कि नहीं ख़रीदेंगे तो तुमसे तो ये भी ख़त्म। तो इस लिहाज से 50% से डायरेक्ट ड्रॉप हो गया है, कितना पे, 18% पे। तो अब यह है कि इंडिया का कहना यही रहेगा कि हम रशिया से नहीं ख़रीदेंगे, तो हमको सस्ता तेल जो है वो वेनेजुला वाला मिल जाएगा अमेरिका के थ्रू। तब वेनेजुला का तेल ही ख़रीदना हराम है, एथिकल गलत है, वो तो चोरी का है। लेकिन फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ये देखिए, तो ये जो है सरेंडर है कि नहीं है। और एक और सरेंडर हुआ कि चाबहार जो पोर्ट है यहाँ पे ईरान का, इसको भूल जाओ, चाहे तुम्हारा कितना भी इन्वेस्ट हुआ। तो इंडिया ने शायद इसको भी मान लिया है, क्योंकि इस बार के बजट में चाबहार का नाम ही नहीं है। तो एक तो ये है कि 2 बड़ा मुतालबा जो है वो समझिए कि इंडिया ने मान लिया है कि रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे, और ये चाबहार को हम भूल जाते हैं। अब चाबहार को भूलना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी। ये सेंट्रल एशिया का गेटवे था इंडिया का, यहीं से जो है अफगानिस्तान जाना था और सेंट्रल एशिया वगैरह जाना था पूरा।
लेकिन और यहीं पे जो ग्वादर है तो इसको भी चेक में भी रखना था, इसका अल्टरनेट के तौर पे था। और 10 साल के लिए जो है ईरान से एग्रीमेंट हो गया था, इसको भी जो है इंडिया ने कहा कि ठीक है इसको भी भूल जाते। इसी वजह से मुझे डर लग रहा है कि ईरान पर हमला आज ना कल, या फिर मतलब इरादा कैंसिल नहीं हुआ है, डीले वगैरह कर दे अमेरिका तो कर दे, वरना इरादा कैंसिल ना हो, ईरान पे हमला करके रहेगा, रिजीम चेंज करके रहेगा। तो ये जो है चाबहार से जो है पीछे हटना। और अब इस तमाम चीज़ों में जो है ये सब दावा जो मैं बता रहा हूँ ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इसमें जो है सोशल ट्रूथ पे किया है। अब इसको जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया है। तो अगर कोई वर्ल्ड लीडर दावा कर रहा है कि ये हमारी बातें हुई हैं, तो अगर वो जो है दूसरा फरीक खामोश रहता है तो खामोशी रजामंदी की अलामत है। वरना अगर रहता कि नहीं ऐसी बात नहीं तो फिर बोल देता कि नहीं नहीं रशिया से हमारा तेल खरीदना जारी रहेगा, ये बात नहीं हुई है ऐसी, या चाबहार पोर्ट हमारा ये रहेगा। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, सरेंडर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो आप ही तय कर लीजिए। अब मीडिया वाले इसको कैसे पेश करते हैं वो, इसको भी जब मास्टर स्ट्रोक कर देंगे वो अलग बात है, लेकिन आत्मसम्मान वाली बात जो है वो खटाई में है। पाकिस्तान के लिए जो बलूचिस्तान में हमला हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए डबल सेटबैक हो गया। अब दोनों इसका गुरु जो है नाराज हो गया है आसिम मुनीर से। ये बहुत बड़ा हमला हुआ, कल मैं बताया था आप लोगों को कि 145 के करीब जो है मिलिटेंट को मारा इन लोगों ने, लेकिन इसके बदले में समझिए कि 31 शहरी मारे गए हैं और 17 जो है वो फौजी मारे गए हैं। गरचे वोट चोर हैं लेकिन वो तो हैं फौजी, तो फौजी होते हैं। तो ये 48 के करीब जो है इनके भी मारे गए, 145, उसमें लड़कियां वगैरह भी सुसाइड बम्बर बन गई है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा न्यूज़ है। लेकिन ये सब ज़्यादा मसला नहीं है। एक तो बलूचिस्तान ऐसा लग रहा है कि कहीं हाथ से निकल ना जाए पाकिस्तान के, और यहीं पर जो है सारे ख़जाने हैं। ये जिसकी जो भी हरियाली वगैरह है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है पंजाब वगैरह के, ये बलूचिस्तान से जो मिनरल वगैरह जाते हैं। तो बलूचिस्तान अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब पंजाब जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो है बेहतरीन कंट्री है। रोड वगैरह आप देखेंगे तो कहेंगे इंडिया में ऐसा रोड नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान का जो है असल मलाई जो है ना खिंच करके वो लाहौर इस्लामाबाद वगैरह चला जाता है, और फिर सेकंड नंबर पर थोड़ा सा सिंध वगैरह को दे दिया। ये फर्टाइल एरिया वगैरह है तो यहाँ पर जो है मतलब खेती बाड़ी भी अच्छी है, लेकिन ये मतलब इक्वल सलूक नहीं है इन लोगों का जो है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह जो है वो कामयाब है। लेकिन मेरे नज़दीक जो असल में कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये कि यहाँ पर जो है आसिम मुनीर बार बार सुटकेस में लेकर के यहाँ का मिनरल जा करके डोनाल्ड ट्रंप को दिखाते थे कि देखिए हमारे यहाँ मिनरल है, ये है वो है, आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ख़जाना निकालिए और हमको भी दीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए। और इसी वजह से जो है चाइना को भी यही था कि यहाँ पर जो है सी पैक बनाइए, एकदम आराम से ग्वादर पोर्ट से जाइए और आपको जो है आराम से चाहिए हो जाए। तो अभी आसिम मुनीर चाहे डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ़र करें कि हमारे जो है बलूचिस्तान में ख़जाना है, या चाइना से जो है रिक्वेस्ट करें कि आइए और हमारे यहाँ से पैसेज बना करके जो है पोर्ट को ये कीजिए, तो दोनों तरफ से मुतालबा तो यही रहेगा ना कि ठीक है लेकिन हमारे यहाँ से जो यहाँ जाएंगे तो सेफ्टी कौन देगा? आपका मुल्क है तो आप ही देंगे, और आप फौजी हैं तो आप ही देंगे। तो वो कहेगा हाँ मैं दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, आप आइए यहाँ पर जो है आप वर्कर को भेजिए, काम करेंगे, इंजीनियर वगैरह। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा बड़ा हमला जो है अगर आसिम मुनीर साहब नहीं रोक पाते हैं तो चाइना अपने इंजीनियर को कैसे भेजेगा, या डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंपनी को कैसे भेजेगा? कि भाई सब चीज़ ठीक है लेकिन अगर तुम जो सेफ्टी नहीं दोगे तो यहाँ पर काम कैसे होगा? अब वो कहेगा नहीं सेफ्टी है, तो कहेगा ये फिर इतना बड़ा बड़ा हमला कैसे हो जा रहा? 52 जगह पे हमला हो जाएगा। 2024 में भी हुआ, 2026 में भी हो गया, 2 साल के बाद ही। लड़कियां वेपन उठा ली हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? सिर्फ इलेक्शन मैनेज करने आता तुम लोगों को? वोट चोरी करने आता तुम लोगों को?
तो ये मामला जो है बहुत ही ख़तरनाक हो गया है कि चाइना और अमेरिका इस लिहाज से मायूस हो रहे हैं कि लग रहा है कि ये सेफ्टी देने में जो है सक्षम नहीं है। और ये मामला आ गया है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है काफ़ी कुर्बत आ रही है, जिसके वजह से पाकिस्तान ने एक बड़ी कुर्बानी दिया है कि उसने कहा कि इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे श्रीलंका में जो होगा। यानी 7 फरवरी से जो है T20 का वर्ल्ड कप है, तो इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, तो पाकिस्तान का सारा मैच जो है श्रीलंका में होगा। लेकिन बांग्लादेश चूँकि जो है बाइकआउट कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का मुतालबा ये था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी का जो है ख़दशा है, तो हमको भी जो है श्रीलंका में मैच दिया जाए। अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो हमें भी दिया जाए। या इससे पहले इंडिया का जो है पाकिस्तान के बदले में यूएई में खिलाया गया था, और अभी पाकिस्तान को इंडिया के बजाय जो है श्रीलंका में खिलाया जा रहा है, तो फिर हमें भी जो है इंडिया के बजाय जो है श्रीलंका में खिलाया जाए। और अगर हमारा एक खिलाड़ी महफूज जो है वो आईपीएल में महफूज नहीं है, तो हमारी पूरी टीम कैसे महफूज हो सकती है? तो उसका भी मुतालबा ये था, लेकिन आईसीसी वाले ने कहा कि नहीं खेलना खेलो, नहीं खेलना जाओ, और उसके बदले में स्कॉटलैंड को बुला के ले आया। तो उसके यह अखुवत निभाने के लिए पाकिस्तान ने जो है पूरा तो बाइकआउट नहीं किया, वरना बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती, तो एक मैच को बाइकआउट कर दिया है कि हम इंडिया से मैच ही नहीं खेलेंगे क्योंकि इंडिया से हमारी दुश्मनी। तो उससे जो है वो आईसीसी वाले को लॉस वगैरह बहुत होगा। लेकिन पाकिस्तान को जो है इससे वो बांग्लादेश से कुर्बत बढ़ जाएगी, और एक अलामती जो है ये हो जाएगी कि 1971 में जो 2 लफ्त हो गया था, तो अब जो है इन लोगों में क्लोजनेस जो है बढ़ रही है। तो ये जो है इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। पहले इंडिया को टेंशन रहता था कि 2 फ्रंट वॉर ना हो जाए, इधर से चाइना और अरुणाचल को जो है ना अटैक कर दे, अब इधर पाकिस्तान जो है इधर कश्मीर की तरफ ना आ जाए, तो 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा। अब ये समझिए कि 3 फ्रंट वॉर ना हो जाए। बांग्लादेश के भी तेवर बदले बदले नज़र आते हैं। अब ये अलग बात है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को जो है इलेक्शन है, अब वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आती है और उसका रवैया क्या होता है, तो उससे इंडिया के ताल्लुकात वगैरह ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो देखने की बात होगी। बाकी कल जो है इंडिया में राहुल गांधी के जो है संसद में भाषण होना था, तो वो एक मुद्दा जो है गरमा दिया उसने, और उसने कहा है कि एक जो है आर्मी चीफ था 2020 वगैरह में, गलवान वैली जब मामला हुआ था, तो उसमें जो है उसने वो एक किताब लिखी है, और उसमें कहा है कि मामला ये था कि चाइना के फौजी टैंक लेकर के इंडियन बॉर्डर में घुसे आ रहे थे, और हम लोगों को रोकना था उसको, लेकिन अब रोकेंगे तो यकीनी बात है दूर से ही गोलाबारी चलाना पड़ेगा ना। अब उसके लिए इजाज़त चाहिए थी। अब इसको फ़ोन करते थे, उसको फ़ोन करते थे, उसको करते थे, कोई उठाता ही नहीं था फ़ोन, या कोई जवाब ही नहीं देता था। बहुत बाद में जो है टाइम था नहीं यहाँ पे, इसको रोकना था तो उधर ही रोकना था, नहीं तो ये अंदर आए जा रहा। लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो मुनासिब हो करो, यानी जिम्मेदारी लेने से हट गए। अब वो आर्मी चीफ है, उसने जो है अपना समझे कि ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, वो छपने ही नहीं दे रहे हो, तो वो कोई जो है छपने नहीं दे रहा है, तो मैगजीन में जो है वो आर्टिकल जो छप गया था, तो वही राहुल गांधी लेकर पहुंच गया, तो उसको जो है स्पीच ही करने नहीं दिया गया। लेकिन नहीं करने दिया गया तो वो और भी ज़्यादा मीडिया में आया हुआ है। तो इससे जो है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम है, समझ जाइए 3 तरफ से प्रॉब्लम है। एक तो ये जो अभी सरेंडर किया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है, ये देखिएगा अभी दिन भर यही चलेगा। और एक मामला ये जो राहुल गांधी ने जो उठा दिया है, ये मामला चाइना का सरेंडर करने वाला, चाइना के सामने नरम रवैया। और तीसरी बात यह है कि चाइना के सामने नरम रवैया क्या है, उसमें आप समझ जाइए कि मेरे हिसाब से जो है आरएसएस में और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत क्लोज रिलेशन है, इन दोनों की मीटिंग भी हो चुकी है। ये लोग अपने आपस में जो है बहुत ही ये कंसेंसस बनाना चाहते हैं कि आप जो है चाइना में अपने हिसाब से काम करो और हम इंडिया को अपने हिसाब से काम करते हैं, और आप अपना तजुर्बा शेयर करो, हम अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। आपने चाइना को जो है कैसे
अपना जो मुट्ठी में रखे और हम इंडिया को कैसे मुट्ठी में रखते हैं। तो ये जो है दोनों वो भाई भाई बने हुए हैं क्लास। इस लिहाज से चाइना के खिलाफ स्टांस नहीं लेते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट रहेगी तो स्टांस ले सकते, लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं ले सकते। ये तो है, क्योंकि ये जो आरएसएस भी एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी एक पार्टी है, ये भी टोटल डोमिनेंस चाहते हैं, ये भी टोटल डोमिनेंस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दोनों की सिमिलरिटी है। शी जिनपिंग भी जो है वो पर्सन सेंट्रिक है, प्राइम मिनिस्टर भी पर्सन सेंट्रिक है मामला है, लेकिन उधर टैलेंट बहुत है, इधर टैलेंट कम है, बोली वचन ज़्यादा है। तो ये इस वजह से जो है चाइना के खिलाफ जो है बोली वचन कम रहती है। इंडिया के जो है अलग है, लेकिन आरएसएस के मैं बता रहा हूँ। और ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने अचानक जो मामला हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टीन का फाइल में जो नाम आ गया है प्राइम मिनिस्टर का, उससे दबाव बनाया होगा अमेरिका ने कि अब ये आखिरी चारा है तुम्हारे पास, या तो बात मान लो कि रशिया वगैरह से तेल खरीदना बंद करो और वेनेजुएला वाला तेल हम चोरी वाला ख़रीदो हमसे, और जो कहते हैं वो मान जाओ, नहीं तो फिर ये फाइल की आग पहुंचेगी तुम्हारे यहाँ। तो अभी आप देखिए जेफरी एप्स्टीन के फाइल की आग पहुंचना शुरू हो गई है, इस्तीफे वगैरह आने शुरू हो गए हैं दूसरे ममालिक में, यूरोप में, इसमें। तो ये देखिए मामला कहाँ तक जाता है। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ कि ये जो अचानक जो है प्राइम मिनिस्टर का सरेंडर होना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जबकि ये सारे जो है प्रेशर को अब तक झेल गया था, अचानक क्यों हुआ? ये मेरे हिसाब से जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम जो आना था, जो उस ईमेल वाज़ेह हो गया कि एप्स्टीन ने कहा था कि इजराइल को कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया हूँ, और वो गया है वहाँ और नाचा है, गाया है और पूरा काम हो गया है। तो वो फाइल जो है वो बहुत ख़तरनाक है, और भी जगह पे नाम हैं जो अभी धीरे धीरे मामला खुलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।